बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखे होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मौसम की बात करते हैं। तो मानसून बारिशों के लिए नए स्पेल की पेशगोई सामने आ गई है। आज से 18 अगस्त से तक मुल्क भर में शदीद और तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिरा अरब, खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों के नए स्पेल के दौरान नदी नालों में तुगयानी का खदशा है, जबकि मानसून की रेंज में आने वाले बलूचिस्तान के इलाके चिरानी, हरनाई, सिब्बी और कोहलू में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो मौसम तब्दील हो रहा है, अब खासा समझ नहीं आती है। अजीम, एसी लगाए तो सर्दी लगती है और एसी बंद करे तो गर्मी लगती है। और मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझ पर भी मौसम ने अच्छा खासा असर छोड़ा है। तदाबीर भी बताई जा रही हैं ऐसे मौसम के दौरान। इस दौरान आपने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना है जी। और मुतवक्के बारिशों के दौरान जो है आसमानी बिजली गिरने का खदशा होता है। जब तूफ़ानी बारिशें बिलखसूस होती हैं तो अवाम बिजली के खंभों और मोबाइल के इस्तेमाल से गुरेज करें, यह यहाँ तक भी बताया गया है जी। और NDMA के मुताबिक मुल्क भर में जुलाई से अब तक होने वाली बारिशों से 92 बच्चों समेत 178 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो मकानात गिरने की वजह से पेश आते हैं, इसीलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और हम भी जब भी मौसम की बात करते हैं एहतियाती तदाबीर में ये बात ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि बिलखसूस वो लोग जो मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर हैं, वो कोशिश करें कि ऐसे मौसम में उन इमारतों से अगर वो वक्ती तौर पर कहीं और शिफ्ट हो सकें और आसपास के जो लोग हैं वो भी उन मखदूश इमारतों के करीब ना जाएं जब तूफ़ानी बारिश हो रही हो बिलखसूस। ख्याल रखें और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर कराची में कायम मुत्तहिदा अरब इमारात काउंसलेट में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान कुरंदाजी भी की गई। हाज़रीन के लिए होने वाली इस कुरंदाजी के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी को बुलाया गया। उन्होंने पर्ची उठाई तो उनके हाथों से निकलने वाली पर्ची पर उनका अपना ही नाम निकल आया, जिस पर हॉल में कहकहों की गूंज उठी। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने नाम के जो दुबई रिटर्न हवाई टिकट थी, जो पर्ची निकली थी, उसको मनसूख कर दिया और एक और पर्ची निकाली तो किसी और साथी को ये मौका दिया। तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस साहब ने भी ये पर्चियां बनाई वो उन्होंने सब पे आसपास रख दिया हो? आपने कोई बचपन में ऐसे किया है अपने बहन भाइयों के साथ कि देखते हैं कि इसकी पर्ची निकलती है? अक्सर करते थे ये गेम्स खेलते हैं इस तरह की। मैंने एक दफ़ा मेरी भांजी का नाम रखना था, मुझे बहुत पसंद था एक नाम, तो उन्होंने कहा पर्चियाँ निकाल लें, तो मैंने सारी पर्चियों में अपने पसंद का नाम लिखा और मैंने कहा उठाए और उसका वो नाम रख लिया गया। जब वो रख दिया गया उसके बाद मैंने ये बात बताई थी। तो आपको लग रहा है इस मामले में ऐसे कुछ हुआ होगा? हो सकता है ये थोड़ा लाइटर नोट में लाने के लिए आसपास लिखा हो हर पर्ची में। लेकिन फिर एट द एंड उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये इनाम किसी और को देते हैं जी, तो उन्होंने वो पर्ची मनसूख कर दी। इनाम हकदार को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं वैसे भी जा सकती हूँ। यानी कि उन्होंने उनको दिया जो नहीं जा सकते। पता नहीं। चलें जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी मामलात का जिक्र करते हैं। तो गुज़िश्ता रात अडयाला जेल से एक आम खबर आ रही है जी कि बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और ज़रा ये बताते हैं कि जी सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं मोहम्मद अकरम, उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर बानी PTI की सहूलतकारी और इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम है। एक तरफ बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां जारी हैं, दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई बढ़ती जा रही है। जमात इस्लामी बार बार हुकूमत को खबरदार कर रही है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद ना किया गया तो मुल्क की एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। अपोजिशन जमातें भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस की तैयारियां कर रही हैं जी। मगर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के एहतजाज से पहले ही जो है वो मुतहरिक हुए हैं और अवाम को खुशखबरियाँ सुनाना शुरू कर दी हैं। यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। और वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि अवाम को जल्द एक और खुशखबरी दूंगा। 5 साला मंसूबे पर तैयारी जारी है। चंद दिन में बिजली के बिल भी कम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली के बिल कम किए बगैर मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती है। सनत और ज़राअत को तरक्की देकर बरामदात को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से ये भी वादा किया है जी कि महंगाई जो है वो बिजली की कीमत में कमी के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, महंगाई कम करने के लिए पूरी एफर्ट करूंगा। और वज़ीर आज़म के वादे और ऐलानात अपनी जगह, मगर
शहबाज शरीफ से हमारी अपील ये है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का रिलीफ सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, दीगर चीज़ों में बल्कि नहीं बिल्कुल इसका जो महंगाई में कमी का असर है वो बाकी चीज़ों पर भी नजर आए ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। बिल्कुल जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं अतहर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काज़मी साहब, हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर हम देखते हैं कि सियासतदानों की जानिब से मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर चलने, मुत्तहिद होने के पैगामात जारी किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। क़याम पाकिस्तान को 77 बरस गुजरने के बावजूद हम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सके और हम अब तक एक कौम क्यों नहीं बन सके या बनने की कोशिश कर सके? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे सियासतदान ये कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ये कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये हो नहीं पा रहा। उसमें लगता है इस तरह है कि जो एक मखसूस तबका है वो सिर्फ अपने मफादात को मुल्क की तरक्की के साथ जोड़ता है, कि यानी अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। यहाँ पे आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उस तरह हम देखते हैं कि तवज्जो नहीं है। यहाँ पे अगर सियासत है तो वो भी शख्सियात के गिर्द घूमती है, बड़े बड़े ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूमती है, बड़े बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप अदालतों में चले जाएं तो वहाँ पे भी वो केसेस डिस्कस होते हैं जिनमें बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, सियासी शख्सियात हैं, हुकूमतें हैं, मतलब सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस कर रहे हैं। तो फॉर सम रीज़न मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता 77 बरस के दौरान जो पाकिस्तान की आवाम है उनको इग्नोर किया गया है, उनकी तरक्की के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने अब पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती किए हैं और वो आइंदा दिनों में बिजली की कीमतें भी कम करने की खुशखबरी उन्होंने सुनाई है, मगर अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जी ये हमारे एहतजाज के प्रेशर की वजह से है। तो क्या वज़ीर आज़म को अब आवाम की मुश्किलात का एहसास हो गया है या ये अपोजिशन का ही प्रेशर है? देखिए जी, अगर वज़ीर आज़म आवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं तो यकीनन उनको आवाम की मुश्किलात का एहसास तो होगा, लेकिन ये क्या जो सिस्टम है ये आवाम की मुश्किलात जो हैं उनको हल कर सकता है, उनका एहसास कर सकता है? मेरे ख्याल में इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर वो मतलूबा सहूलत ही मौजूद नहीं है जो एक आम बंदे का दुख समझ सके। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो बंदा 30, 35, 40 हज़ार रुपया कमा रहा है वो कैसे अपने बिल देता होगा, वो कैसे जो है अपने मामलात को चलाता होगा। दूसरी जानिब अगर आप हमारे हुक्मरानों के बड़े बड़े महल देखें, जो सरकारी ऑफिसेज़ हैं वो इतने बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर ख़र्चे हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। आप अफसरान को देख लें, आप यहाँ पे जो AC, DC, DPO साहिबान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गाड़ियाँ देख लें। आपको दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में नज़र नहीं आएगा कि जनाब ये लंदन के DC की गाड़ी है, ये लंदन के DC साहब आ रहे हैं, ये बार्सिलोना का मजिस्ट्रेट आ रहा है नीली बत्ती वाला। लेकिन फॉर सम रीज़न हम ज़रूरी समझते हैं कि एक गरीब मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे आवाम के अंदर हालत इस वक्त ये है कि 40% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मुनासिब खुराक मुयसर नहीं है, लेकिन उस मुल्क के अंदर भी हमने अपने अफसरान को 2-2 करोड़ की गाड़ी देनी है। तो ये सिस्टम ऐसा है, ये निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो जो है वो सिस्टम के, जिसे आप कहते हैं ना कि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी जो है ना वो आवाम होनी चाहिए, आवाम के मसाइल होने चाहिए। अतर साहब, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ उंगलियाँ उठ रही हैं और सख्त कार्रवाई से खबरदार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई ने PTI के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी? देखें जी, हर 2 महीने के बाद PTI के लिए नए ख़तरे की घंटी बजा दी जाती है, नई थ्योरी पेश कर दी जाती है। पहले जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे थे कि जी वो 1 हफ़्ता जेल में नहीं काटेगा, अब पता नहीं ये सबूत मिल गए, अब ये हो गया, नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए। वो हुकूमत वाले दोस्त कहते थे कि बस अब तो इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। जब मामला कोर्ट्स में गया तो हाई कोर्ट में पता चला कि कोई सबूत ही नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि ना कोई ऑडियो सबूत है, ना कोई वीडियो सबूत है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब ये नई थ्योरी पेश की जा रही है कि जी जनरल फैज़ तहरीक इंसाफ को चला रहे थे और जनरल फैज़ जो है सारी चीज़ों के पीछे थे। जनरल फैज़ के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो इदारे का अपना जो खुद एहतसाबी का एक अमल है उसके तहत हो रही है। इसका PTI से कितना ताल्लुक़ है मुझे नहीं पता, ना ही PTI के अंदर के जो सीनियर लीडरशिप है, अगर आप उनसे बात करें कि वो ये आपको बताते हैं कि जी हमारा पूरा जो निज़ाम था वो जनरल फैज़ चला रहे थे। और जो भी इमरान खान की शख्सियत को समझता है, अगर इमरान खान जनरल फैज़ से चल जाता है
तो फिर तो बाकी सारे दोस्त भी मिल के उसको चला लें। तो ऐसी बात नहीं है। जनरल फैज़ साहब के हवाले से अपने केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कतन कोई सियासी नुकसान नहीं होगा। जनरल फैज़ साहब को सज़ा होती है या वो रिहा होते हैं या जो भी उनके मामला होते हैं। काज़मी साहब, ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस की तैयारियां शुरू की हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला भी उनकी जानिब से सामने आया। तो क्या ऑपोजिशन अलायंस हुकूमत को कोई टफ टाइम वाकई में दे सकती है? देखिए, हुकूमत जो है ना इस वक्त टफ टाइम आवाम को दे रही है। हुकूमत का अपोजिशन अलायंस के साथ साथ जो है ना बड़ा मसला अवामी मसला है। ये अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सक रहे। अगर ये इमरान खान साहब तहरीक नहीं चलाते, अपोजिशन अलायंस तहरीक नहीं चलाता, यही हालात रहे तो 1-2 महीने के दौरान अवाम खुद ही इतनी तंग आ जाएगी कि कोई छोटी सी भी तहरीक चलेगी तो लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा मसला जो है ना वो हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस का है। उनका जो मौशी प्लान है उसका जो कंप्लीट फेलियर हम देख रहे हैं। कहा गया कि साल के अंदर हम चीज़ों को बेहतर कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार इस हवाले से जिक्र किया। कहा गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, यूएई से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, कुवैत से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। वो कहाँ हैं? कोई डॉलर तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आए अभी तक आते हुए। पिछली जो इनकी हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि फ्लड रिलीफ विक्टिम्स के लिए 10 अरब डॉलर दुनिया ने प्लेज कर दिया है। उसमें से दिखा दे हुकूमत कितने डॉलर आए हैं। तो इशू ये है कि हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस है और हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है वो बड़ा इशू है उनके लिए इस वक्त, ना कि अपोजिशन अलायंस। ठीक है साहब, बानी पीटीआई की डील की अफवाहें भी गर्दिश करेंगे, एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ने पेशगोई की है कि हुकूमत अपना सामान बांध रही है और टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये दावा दुरुस्त है शेख रशीद साहब का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी शेख रशीद साहब की पेशन गोई कोई ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत हम संजीदगी से गुफ्तगू करें। हाँ, हुकूमत के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत वैसे ही 2 महीने में उसको ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। जहाँ तक डील का ताल्लुक है, इमरान खान साहब के साथ ना इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त कोई इंगेजमेंट हो रही है। हाई लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे अचानक पता चले कि जी ये डील हो गई है। हाँ, राब्ते ज़रूर, पैगामात आते जाते रहते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर राब्ते होते हैं, लेकिन कोई डील की बात नहीं है। अब डील कैसी डील है कि जिसमें इमरान खान साहब के वो जो निकाह का केस है वो भी चल रहा है, अभी जो है जनरल फैज़ की भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के बिल्कुल वाज़े है कि डील वाली सूरत हाल तो नहीं है। लेकिन बड़ा इशू हुकूमत के लिए ये है कि जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, जो हमारे मौशी हालात हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, वो बड़ी मसला है हुकूमत के लिए, ना कि इमरान खान साहब की डील। बहुत शुक्रिया आपका था काज़मी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्की सियासी हालात से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। तो यहाँ पर शहर बानो एक और अहम स्टोरी अपने नाज़रीन एक और अहम स्टोरी है। हम जब भी देखते हैं अज़ीमी, पहली दफ़ा नहीं है, हर साल जब भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ होती हैं, जश्न मनाया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है। हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जाते हैं, ऐलानात भी किया जाते हैं कि मना किया जाता है कि हवाई फायरिंग ना की जाए, मगर उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कराची जश्न आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग के नतीजे में 95 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। आज ये भी आ रही हैं कि खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 95 अफराद ज़ख्मी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक ने बताया है कि हवाई फायरिंग के बायस ज़ख्मी होने वाले 22 अफराद को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 39 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल में भी मुख्तलिफ इलाकों से 34 ज़ख्मी लाए गए हैं। तो इसी सूरत हाल पर बात करें। जी बिल्कुल, कराची से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, बताइएगा 14 अगस्त के मौके पर क्या सूरत हाल रही शहर कायद में? हवाई फायरिंग के काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हुए। जी बिल्कुल, ये कोई पहली दफ़ा की बात नहीं है। ये जब भी 14 अगस्त हो या न्यू ईयर नाइट हो, ये हवाई फायरिंग का सिलसिला इसी तरह होता है। 14 अगस्त की रात में जब फायरिंग का सिलसिला 12 बजे के बाद शुरू हुआ, तो उसके कोई आधे पौन घंटे के बाद तकरीबन फिर ज़ख्मियों की आमद का जब अस्पताल सिलसिला शुरू होता है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद है। शुरू में तो 8-10 लोग ही हमें रिपोर्ट हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रात गुजरता गया, ये तादाद बढ़ती गई और ये रात गए तक जो है 75 तक पहुंच गई थी। लेकिन जब बाद में जब इनको काउंट किया गया तो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, इन्होंने बताया कि 95 से ज़ायद अफराद तकरीबन ज़ख्मी हुए थे और जो उसमें कुछ शदीद ज़ख्मी भी थे। एक बच्चा नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके में जहाँ बहक हुआ था, वो भी इस तरह से हुआ था कि उसके मामू ने
जो हवाई फायरिंग करने के लिए अपना पिस्तौल निकाल के साफ करके रखा था, तो वो बच्चे ने उठा के फायर किया था, वो उसको ही गोली लग गई थी, तो वो जहाँ भाग हो गया था। उसके मामू को वकार नाम था, उनको गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने। इसके अलावा जो हवाई फायरिंग करने में मुलविस अफराद थे, वो टोटल 40 अफराद जो हैं पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक CTD के पुलिस अफसर हैं ASI, उनको भी गिरफ्तार किया था। तो ये एक आम सी रूटीन है, जितनी भी आगाही मुहिम चलाई जाए, जो भी किया जाए, इससे पहले बताया जाता है और सोशल मीडिया के जरिए भी अब तो बताया जाता है कि हवाई फायरिंग से गुरेज किया जाए, क्योंकि ये जानलेवा हमें ये बताइएगा कि ये जो सारे लोग जख्मी हुए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, ये सिर्फ हवाई फायरिंग के नतीजे में हुई हैं या फिर मतलब ये स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में भी, कुछ छीना झपटी में भी गोलियां लगी हैं उनको? नहीं जी, ये स्ट्रीट क्राइम का तो कोई वाक़या नहीं है इसमें। ये जितने भी अफराद हैं तमाम के तमाम हवाई फायरिंग के नतीजे में ही जख्मी हुए हैं। और ये कोई मतलब हवाई फायरिंग का तरीका ये होता है कि जब आप आसमान की तरफ करके हवाई फायरिंग करते हैं, तो गोली जब वापसी आती है तो आसमान की तरफ से तो लगती है, तो इस वजह से वो बहुत अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि कराची के कौन से इलाके ऐसे हैं पुलिस की जानिब से आइडेंटिफाई किया गया उन एरियाज को कि जहां पर मामूल के मुताबिक हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आते हैं? तकरीबन तमाम ही शहर में होती है फायरिंग, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा ये रिपोर्ट हुए हैं वाक़यात हवाई फायरिंग के, और बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग थी। और लोगों को ये भी कहा जाता है आमतौर पर भी कि घरों की छतों पर ना खड़े हों, खुले मकामात पर ना खड़े हों जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हों, और खिड़कियों में भी घरों की मना किया जाता है कि ना खड़े हों, क्योंकि जब हवाई फायरिंग की जाती है तो वो बिल्कुल सीधी रख के भी राइफल या पिस्टल नहीं की जाती, कभी तिरछी भी होती है, तो उससे जो बिल्कुल सही बात है और इससे नाखुशगवार वाक़यात अक्सर रोनुमा हो जाते हैं। आसिफ, ये बता दीजिएगा जाते जाते कि आपने बताया कि जिन लोगों ने हवाई फायरिंग की उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या कानूनी कार्रवाई हुई है मजीद? उनका ये देखा जाता है गिरफ्तारी के बाद, अगर उनके पास गैर कानूनी असला होगा जो गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है गैर कानूनी असले का मुकदमा दर्ज होगा, और जो लाइसेंस वाले होंगे उनके खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज होते हैं, क्योंकि उनकी गोली से लोग जख्मी हुए हैं। ओके, तो अब देखना ये है कि मैं चाहते हैं तो ये बता दें कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हर साल होता है न्यू ईयर के मौके पर। आपने भी कहा जश्न आज़ादी के मौके पर, तो पहले से कोई इक़दाम नहीं किए गए थे, कोई पुलिस तैनात नहीं थी इन मकामात पर जहाँ पर ज़्यादा हवाई फायरिंग होती है? देखें, पुलिस तो बिल्कुल तैनात होती है, और लेकिन पुलिस की तादाद इतनी नहीं होती, क्योंकि पूरा शहर होता है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, और पुलिस की तादाद जो है वो सैकड़ों में होती है। तो इनको रोकना तकरीबन नामुमकिन ही होता है, क्योंकि लोग घरों के अंदर से या घरों की छतों से इनको रोकना नामुमकिन होता है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप अपडेट कर रहे थे इस अफसोसनाक वाले जश्न आज़ादी के मौके पर। आवाम कोशिश करती है कि वो कुछ जश्न मनाए, लेकिन कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो मतलब वो कहते हैं ना, रंग में भंग डालते हैं, और आप खुशी मनाएं एक हद में रहकर। अब देखिए मामू ने जो भांजे कत्ल हो गया ना, वो एक कि आपने वेपन रखा, आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते और उसने खुद को फायर कर लिया। और खुशी मनाते वक्त खास ख्याल रखा करेंगे कोई भी ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी है। नाजरीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी हीरो की। बैंकॉक में होने वाली 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साल आमिर खान ने बैंकॉक में 7वीं हीरोज़ ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन्होंने भारत, नेपाल और फिलिपाइन के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। आमिर खान का ताल्लुक सवात के इलाके मंगोरा से है और आमिर को हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे बात करेंगे। आमिर, सुरो पाकिस्तान की पूरी टीम आपको मुबारकबाद पेश करती है। आपको लग रहा था कि आप गोल्ड मेडल जीत लेंगे? पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया और उस मौके से हमने पैदा उठाया। और मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि मैं गोल्ड लूंगा और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, ख़ुसूसी तौर पे सवात का नाम रोशन करूंगा। जैसे मैं कल घर आ रहा था, सवात वाले लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है कि मेरे ज़हन में, मेरे सोच में भी नहीं था इतना प्यार मुझे देगा। ख़ुसूसी तौर पे मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, मैं अकेला था। फिर मैं जब अपने गांव पे एंटर हो रहा था, तो गांव वाले ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं हमारा गवर्नमेंट है उससे भी थोड़ा सा खफा भी हूँ कि उसने बिल्कुल हमारा नाम नहीं दिया। सोशल मीडिया का जितना टीम हुआ उसने सब को लोगों ने हमारा नाम भी लिया, हमें इनवाइट भी किया ज़्यादा जगहों पे, हमारा पैगाम इन लोगों को भेजा।
अच्छा बदकिस्मती आमिर इस कंपटीशन के बारे में बताइएगा, ये जो मुकाबला आपने जीता, कितने ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया, कौन सा मरहला सबसे मुश्किल था आपके लिए? पहला तो मेरा इंडिया के साथ फाइट था, उसके मैं काफी खुश भी था और थोड़ा टेंशन भी था कि यार इंडिया से फाइट है पहला, नो ऐसा ना हो कि मैं हार हो जाऊं। लेकिन जब दिन मैं गया था अपने कोच के साथ बैठा था, उसने पहले मुझे कहा कि यार पहला फाइट आपका इंडिया के साथ है, जान के जोर पूरा जान लगाने और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बस मैंने ये कलमा पढ़ा है और मैं जब दिन रिंग पे उतर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले राउंड पे वो नॉकआउट किया था। ओके और दूसरा फाइट फिर मेरे जी इंडिया को मैंने ओके पहले आमिर, हमें ये बताएं कि राउंड आप प्रैक्टिस कितने घंटे करते थे, क्या रूटीन थी आपकी, और मतलब तैयारी काफ़ी सख्त की आपने? जी ऐसा है, बस मैं इससे पहले गया था कोरिया पे, और कोरिया पे उधर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी था, उसके लिए मैं गया था, उधर मेरा सिलेक्शन हुआ था, उधर मैंने क्वार्टर फाइनल हारा था। इसके बाद फिर मैंने तकरीबन 14-15 दिन उधर ट्रेनिंग किया था और फिर इधर अपने गांव पे आया सवात पे। लेकिन सवात में तो आप लोगों को पता है कि पहाड़ भी ज्यादा है, मैंने पहाड़ों पे रनिंग वगैरह किया था और ट्रेनिंग इधर पहाड़ों में किया था, फिर इधर पहाड़ों से गया था। और लेकिन सवात में बहुत आमिर आप ताइक्वांडो के अलावा और क्या करते हैं? मैं ताइक्वांडो के अलावा बस कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अपने गेम से प्यार करता हूँ और अपने पाकिस्तान ओके आमिर, हमें कोई अपने इवेंट के बारे में बताएं, कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो आपके सारे इवेंट के दौरान? इवेंट के दौरान तो मुझे वो मेरे जिंदगी का पहला दिन भी था और उस दिन पे मैं खुश भी था। जैसे मैंने पाकिस्तान का झंडा उठाया और सारे रिंग में मैंने रनिंग शुरू किया, फिर मैंने सजदा लगाया, वो दिन मुझे बहुत याद आता है और सारे रिंग में उस दिन बहुत खुशी वाली दिन था। ठीक है जी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है आमिर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सुनो पाकिस्तान की टीम, सुनो न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मज़ीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। जी ये हमारे हीरो हैं, ये हमारा पाकिस्तान का यंग टैलेंट है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के उन हीरोज़ का अपने प्रोग्राम में जिक्र करें जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन हर कोने से जहाँ जहाँ हमारा हीरो मौजूद है, इस मिट्टी में टैलेंट तो बहुत है, बस थोड़ी वसाइल की कमी है। मसाइल ज़्यादा है, वसाइल ज़्यादा हो जाए, मसाइल कम हो जाए तो मामला जो है वो बेहतर हो। अच्छा वैसे शहरबानो, मुझे लग रहा है कि अब अरशद नदीम ने जिस तरह से जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता ना, उसके बाद ट्रेंड कुछ चेंज होगा कि अब आप अपने ऑन पर एक अच्छे तरीके सामने आ सकते हैं और फिर इंशाल्लाह अगर आप और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी अब मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा होगी, क्योंकि अब उसके बाद से प्रॉपर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो उस तरह से में एक्टिव भी नजर आएगी, हरकत में नजर आएगी बिल्कुल। और जिस तरह से आवाम को एक हवा, ठंडी हवा के झोंके के तौर पर अरशद नदीम आए गोल्ड मेडल जीत कर, एक बड़ा अच्छा सा कुछ दिनों के लिए, क्या अभी भी बहुत अच्छा महसूस होता है वो याद करके, मतलब तो जब हमारी स्पोर्ट्स, बाकी स्पोर्ट्स भी आगे जाएंगी, गोल्ड मेडल लेकर आएंगी ओलंपिक्स में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी, और ये कोशिश करनी भी चाहिए क्योंकि जो मुल्क के बिलखसूस दूर दराज के जो इलाके हैं और ये जैसे हमारे जितनी नॉर्दर्न साइड है, बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान वाली जो साइड है, यहाँ पर आपको बड़ा रॉ टैलेंट मिलता है, बड़ा यंग टैलेंट मिलता है। और जैसे हम लोग एक बार यंग स्ट्रीट फुटबॉल की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि उन एरियाज में बच्चे जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त फुटबॉल खेलते हैं, पहाड़ों पर खेलते हैं वो, बिल्कुल, मतलब ऊपर नीचे बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए सोचने। और यहाँ से फाइटर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एग्जैक्टली, और आमिर खान भी ये कह रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि मैं पहाड़ों पर ही प्रैक्टिस करता रहा और इस सब की, और रनिंग करता रहा फिटनेस के लिए। तो हम सोचते हैं कि हमें प्रॉपर जिम में जाना है, हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, वो होंगी तो हम वर्कआउट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने जो वसाइल हैं उनमें रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप में वो जज्बा हो, अगर आप वो करना चाहते हैं। और हमारे जब भी इस तरह के प्लेयर्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो कहीं ना कहीं ये शिकवा ज़रूर करते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी हुकूमत की बाकायदा तौर पर सपोर्ट हासिल हो तो वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और वैसे एक और बात भी है, जो हमारे अक्सर स्पोर्ट्स जो एनालिस्ट हैं या जो तज्जियाकार हैं वो भी बात करते हैं हमारे प्रोग्राम में जब भी एज अ गेस्ट आते हैं
कि हमारे ज़्यादातर उन खेलों पर तवज्जो दी जाती है कि जो ओलंपिक्स में शामिल नहीं होते नहीं हैं। है, तो हाँ। ये भी एक बात है कि जी उन खेलों पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए कि जो ओलंपिक्स का हिस्सा है। तो इससे ये होता है जी कि आलमी सतह पर ऑब्वियसली पाकिस्तान का दीगर खेलों में जो नाम है वो भी सामने आएगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। हमारे बड़े ख़ास मेहमान योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि थकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, सुस्ती को कैसे दूर कर ऑफिस में सकते रहते हैं। बिल्कुल, बिलखसूस जब हम काम पर हो और तब हम थकावट या सुस्ती महसूस करें तो कैसे अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। नईम साहब वेलकम करते हैं आपको। बताएं फिर हम अगर ऑफिस में हमें जो ब्रेक मिलती है 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, उसमें हम कौन से ऐसे योगा पोस्चर्स करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं जी। योगी नईम साहब आज हमारे साथ सेट पर मौजूद नहीं है, वो बाहर ही हैं और हमने वो जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे वही पकड़ लिया उन्होंने। नाइस। सुबह टाइम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम कोई मौका जाने नहीं देंगे जी। हम अपने नाजरीन को सेहत के हवाले से लाजमन जो है वो जितनी भी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है हमने पहुंचाएंगे। असल में सोचा कि हम अपने लिए भी कुछ पूछें ना, कि आप लोगों के लिए तो पूछते हैं। हम ऑफिस में जब मौजूद होते हैं या हमारे दीगर दोस्त जो ऑफिस में बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो उनसे जाने योगी नईम साहब से कि बताएं कि किस तरह से हम ऑफिस में जो हमें ब्रेक मिलती है उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नईम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको वेलकम करते हैं। बता दें हमें ऑफिस में रहते हुए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए बहन, सबसे पहले तो पोस्चर का बड़ा इशू है। हम जब बैठते हैं तो हम चेयर के आगे होकर बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं जी। इससे होता ये है कि आपके बिल्कुल जो लोअर बैक है टेल बोन के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड फ्लो टांगों में नहीं आता, टांगों में जो है वो स्टिफनेस आ जाती है। बैठने का तरीका ये है कि आपके जो घुटने हैं ये बिल्कुल आपकी चेयर के एज पे आए और आपकी बैक जो है बिल्कुल पीछे जाके लग जाए बैक के साथ, और आप बिल्कुल बैक के साथ सीधे होकर बैठे जी, स्ट्रेट बैठे। जब हम इस तरह टेढ़े होकर बैठते हैं तो सारी वो ब्लड फ्लो आपकी टेल बोन की वजह से रुक जाती है, जो टांगों की तरफ आपकी सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाती। और दूसरा जो गलती है वो हम झुक के काम करते हैं, ऐसे अपने अपर जो बैक है उसको जो है वो आगे ले आते हैं ऐसे अक्सर, जब उसमें फिर कर्व पैदा हो जाता है, जिससे फिर वो भी आपकी टांगों में स्टिफनेस की बाइस बनती है। एक तो अपने पोस्चर को सीधा रखें, कोशिश करें कि बैक आपकी स्ट्रेट हो, और टेल बोन पे मत बैठें, अपने थाइस के जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे बैठे हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। हैमस्ट्रिंग मसल्स पे बैठेंगे तो आपको थकावट कम से कम होगी। और एक टेक्निक याद रखिएगा कि आप जब भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ये पाँव को थोड़ा आगे कर लें। एक गलती ये है कि हम पाँव ऐसे पीछे करके बैठते हैं चेयर के, इससे होता ये है कि ये घुटने खुल जाते हैं। जितने लोगों के घुटने खराब होते हैं वो उसकी वजह ये होती है कि चेयर पे जब बैठते हैं तो हम पैरों को नीचे चेयर के ले जाते हैं। वो एक मज़ा तो आता है चेयर के नीचे पाँव करने से, रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन होता ये है कि ये आपके बैक मसल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके घुटनों में खला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी बैठे आपका घुटना आपके हील के ऊपर होना चाहिए, आपका जो नी जॉइंट है ये आपके हील के ऊपर होना चाहिए। अगर हील के ऊपर नहीं होगा तो फिर आपके जो है वो नी जॉइंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, आपकी टांगों में थकावट रहना शुरू हो जाएगी। नईम साहब, आपसे आप जिस तरह से ये बता रहे हैं पोस्चर, वैसे वैसे हम लोग भी अपनी पोस्चर को ठीक कर रहे हैं। हमारा पोस्चर वैसे होता स्ट्रेट है, क्योंकि हम टीवी पे आते हैं तो ऐसे हम नहीं बैठ सकते ऐसे करके, हमें स्ट्रेट ही बैठना होता है। लेकिन टांगों वाली बात आपने ठीक की है। आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने पैरों को थोड़ा सा आगे कर लें चेयर पे और यूं अपने पंजों को स्ट्रेच करें, हील्स नीचे टच रहें, अपने टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। ये करते रहा करें, ऑफिस में काम भी करते रहें, तो इससे आपकी जो कमर में जो स्टिफनेस है, आपकी टांगों में स्टिफनेस है, वो इससे खत्म हो जाएगी। क्योंकि इससे ब्लड फ्लो जो है वो आपके ऊपर की तरफ बढ़ता है। बैक साइड की जितनी सर्कुलेशन है वो सारी ये पिंडलियों के मसल्स के साथ अटैच हैं। जब आप काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, यूं स्ट्रेच करने से आपकी जो टांगों में थकावट है और आपकी जो बैक पे थकावट है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर जो लोग ऑफिस में ज्यादा बैठते हैं उनके हिप जॉइंट का इशू आ जाता है, वो एकदम खड़े होते सीधे नहीं हो पाते। हिप जॉइंट्स की मूवमेंट को बेहतर करने के लिए ऑफिस में बैठे चेयर पे एक स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने पाँव को ऊपर रखें यूं और इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करें घुटने को। ये को 5 टाइम यूं स्ट्रेच करने के बाद अपनी कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाने की कोशिश करें जहां तक ला सकते हैं, और यहाँ पे लंबे सांस लें। ओके, ये 5 टाइम यूं कर लें और फिर दूसरी साइड से 5 टाइम करेंगे। इसी तरह आप दूसरे पाँव को ऊपर रखिए और इसको हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए 5 टाइम, और कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाने की कोशिश करें जहां तक जा सकते हैं। अगर आप शुरू में यहाँ पे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनको आगे लेके जाने की कोशिश करें। जब आप नीचे तक आ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा रुका करें, 2-3 लंबे सांस लें,
जहाँ पे सांस लेने से होगा ये कि आपके ये पूरे जो बैक मसल, जो हिप जॉइंट्स के मसल, जो आपकी शैटिका नर्व है, ये जी। इससे स्ट्रेच होती है सही। और ये आपके हिप जॉइंट्स को बिल्कुल रिलैक्स कर अच्छा देगी। आपकी नईम जो साहब, बैठने हमारे की थकावट कई जो ऐसे आपकी लोअर बैक पे आ चुकी, हमारे कई ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जो आईटी से जिनका ताल्लुक है, उसमें आपको पता ज़्यादातर जो आपकी नेक मसल है या जो शोल्डर हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, यहाँ पेन होती है कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के, उनके लिए भी कोई एक्सरसाइज अगर आप बता दें। बिल्कुल जी, अगर आप अपर पोर्शन की बात करें तो एक एक्सरसाइज है, ऐसे अपने दोनों अंगूठे पकड़ लीजिए और बाजू सीधे कर लीजिए शोल्डर लेवल पे, सही। और अपने रिस्ट जॉइंट को घुमाइए। आपके बाजू स्टिल होंगे और जो आपके जो आगे से पंच हैं ये मूव कर रहे हैं, रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट है। जी, ये आप सही तरीके से इसको कर रही हैं। क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी ऐसे? क्लॉकवाइज घुमाइए। ओके। आपके बाजू स्टिल होने चाहिए, कोशिश करें कि आर्म स्टिल हो और आपके रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट हो। नईम साहब, अगर ये हाथ नीचे इसी तरह कर लें तो आटा भी गूंद सकते हैं। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जी, आटा गूंदना, और जब से आटा गूंदना छोड़ा है तब से ये बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं। अच्छा, आटा, इसका मतलब है नईम साहब आटा गूंदते रहना चाहिए। गूंदना चाहिए, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके अपर बैक की, अपर मसल्स की, शोल्डर की मसल्स की, और इसके अलावा जो है वो एक स्ट्रेच है जो बड़ा ज़रूरी है अगर आप अपर बैक को अपने जो है वो शेप में रखना चाहते हैं। बाजू यूँ खोल लीजिए शोल्डर लेवल पे और अपने हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए, उंगलियों को स्ट्रेच कर लीजिए। अब हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऊपर देखिए, ओके, और फिर बाजुओं को ट्विस्ट करते हुए नीचे से ऊपर घुमाते हुए हथेलियों को नीचे देखिए। बेहतरीन हो गया योगी नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत ज़बरदस्त आपने ये एक्सरसाइज बताई। और ये वो एक्सरसाइजेज हैं कि जिनके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दफ्तर में अपनी ऑफिस break चेयर पे। पर बैठे बैठे जैसे ही 5-6 मिनट का ब्रेक लें आप अपने काम से, तो आप उस दौरान अपने मसल्स को रिलैक्स करके अपना पूरा दिन खुशगवार। नाज़रीन, बात करते हैं आलमी मंजरनामे पर, थोड़ी रोशनी डालते हैं तो ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हवाले से दुनिया भर में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है जी। मगरब और यूरोप की जानिब से ईरान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई इंतहाई कदम ना उठाए, मगर ईरान अपने मौके पर डटा हुआ है, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। ईरान ने यूरोप के मुतालबे को मुस्तरद किया है, दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि अब गजा में सिर्फ सीज़ फायर ही ईरान को जवाबी कार्रवाई से रोक सकता है। एक तरफ तो अमरीका ईरान को हमले से रोकने के लिए तुर्की की मदद मांग रहा है, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से $20 अरब से ज़्यादा नए हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी भी जो है वो दी गई है, और ये धमकियाँ भी दी जा रही है अमरीका की जानिब से कि अगर ईरान ने कोई कदम उठाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो आइंदा दिनों में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार है अब्दुर्रहमान खान। वेलकम करते हैं आपको। कैसे अब्दुर्रहमान खान साहब? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ईरान इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा ख़राब होती दिखाई दे रही है या फिर आगे जाके सेटलमेंट हो जाएगी मामला? बिल्कुल आपने ठीक कहा। बुनियादी तौर पे इस वक्त ईरान पूरी दुनिया की सियासत का महवर बना हुआ है। पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक चैनल्स ईरान को इंगेज कर रहे हैं। जितना इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो ईरान की तरफ देख रहा है कि ईरान का रिएक्शन क्या होगा। इस वक्त मुस्तकबिल की चाबी वो ईरान के हाथ में है। सही। ईरान का रिएक्शन बताएगा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन होगा या मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग का एक चीज़ और, दायरा। अमेरिका और यूरोप हम देख रहे हैं और मगरिब सारा, इसराइल के लिए इतना परेशान क्यों? देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक डबल स्टैंडर्ड है यूरोप का, एक हिपोक्रेसी की क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ इसराइल को ये हक हासिल है कि वो दिफा की आड़ में 40,000 कीमती जानों को ज़ाया कर सकता है, शहीद कर सकता है लोगों को। इसराइल को ये दिफा की आड़ में हक हासिल है कि वो ईरान की सालमियत को चैलेंज कर सकता है। ये इसराइल को हक हासिल है कि ना वो इंसानी हुकूक का पाबंद है, ना वो किसी कायदे और कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार है, मगर दूसरी जानिब ये ईरान को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी सालमियत, अपनी बका और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इसराइल को जवाब दे। तो ये दोहरा मयार है। बजाय इसके कि मगरबी ममालिक इसराइल को दिफाई कुव्वत देने की बजाय
मिलिट्री सपोर्ट देने की बजाय, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बजाय, उसका हाथ रोकने की बजाय वो ईरान को ठंडा कर रहे हैं, ईरान को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, ईरान रेजिस्ट ना करे। वो जंग जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, Exactly. जो ईरान की चॉइस नहीं थी, ईरान की टेरिटरी में घुस के उनके मेहमान को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये अब ईरान के लिए नाउ एंड नेवर की पोजीशन है। ईरान अब पीछे नहीं हट सकता। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जर्मनी का, फ्रांस का, बरतानिया का, इन तमाम ममालिक का आपने रेफरेंस दिया जी, जी। है। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पहली मर्तबा बरतानवी वजीर आजम के लेवल पर जो बरतानिया के वजीर आजम है वो 30 मिनट की टेलीफोन कॉल कर रहे हैं ईरानी सदर को। फ्रांस के सदर ईरानी सदर को इंगेज कर रहे हैं। अब इंगेजमेंट दो चीज़ों पर हो रही है, जैसे आपने अभी इंट्रो के अंदर बताया। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है मशरिक़ वुस्ता के अमन के हवाले से कि मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है कतर के अंदर, और अमेरिका, मिस्र, कतर और इसराइल ये सब मिलकर अब किसी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस कंक्लूजन के हवाले से ईरान को दो ऑफर्स दी जा रही हैं। ओके। पहली ऑफर ये है कि ईरान किसी भी किस्म का रिएक्शन शो ना करे, उसके जवाब में सीज फायर हो सकता है, एक अमन मुआहिदा हो सकता है, और ईरान भी मिक्स सिग्नल दे रहा है ताकि वो इसराइल को एक्सपोज करे कि वाकई अगर ईरान अटैक नहीं करता तो क्या इसराइल तैयार है सीज फायर के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं इस वक्त ईरान के पास। दूसरी चॉइस, ईरान को ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप रिएक्ट करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो आप जवाब कैलकुलेटेड दें, माजी की तरह दें, जैसे कि आपने लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ा हमला किया नहीं, था। अब मसला यही है कि अगर आप होम्योपैथिक जवाब देंगे तो फिर और तो easy आपको लेंगे। फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि आप खौफजदा हैं, हाँ। ईरान के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दिफा कर सके, वो जवाब दे सके, तो डिफीटिंग मेंटालिटी ईरान के अंदर नहीं है। ईरान को अब चैलेंज है कि ईरान ने जवाब देना है और भरपूर तरीके से जवाब देना है। दो सवाल है। एक तो ये कि ये मामला खुदा न खास्ता अगर शिद्दत इख्तियार करता है मशरिक़ वुस्ता में, तो पावर डायनामिक्स क्या होंगे और बिलखसूस कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या देखते हैं? क्या ये सिनेरियो यही है, इतना सादा है कि ईरान वर्सेस इजराइल और प्रो इजराइली वेस्टर्न कंट्रीज, क्या सिर्फ मामला इन्हीं तक महदूद रहेगा? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बुनियादी तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि इस जंग के 3 बुनियादी स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर ईरान है, दूसरा हमास है, तीसरा हिजबुल्लाह है। इसराइल ने 3 फोर्सेस को टारगेट किया है। पूरी दुनिया अंडर ट्रायल है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता दुनिया के अंदर कि इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद करके हक़ दिफा इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट कि अमेरिका भी ये समझता है कि जो सालिसी का सिलसिला शुरू हुआ था, इसराइल ने उस सालिसी को तबाह करने के लिए इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक किया है। अब जब ये जंग होगी तो ये सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं होगी, हमास भी मैदान में होगी और हिजबुल्लाह भी होगी। अब ईरान की स्ट्रैटेजी को सिर्फ इतना समझ लीजिएगा मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर कि इसराइल को घेरने के लिए ईरान ने बड़े ही तरीके से पिछले 15-20 साल से जो इस्लामिक ग्रुप्स थे, हमास की तर्ज पे, हिजबुल्लाह की तर्ज पे एक पूरी फील्डिंग खड़ी की हुई थी मशरिक़ वुस्ता के अंदर। अब इसराइल ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसने एक बड़े लेवल के ऊपर ये जंग लड़नी है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर चैलेंज क्या है? सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से आज ये खबरें आ रही हैं, अमेरिकन मैगजीन ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उनको खदशा है मोहम्मद बिन सलमान को कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने जा रहे हैं, वो अमेरिका के साथ ताउन करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम वर्ल्ड को लालच क्या दिया जा रहा है? सिर्फ असलहा इसराइल को नहीं दिया जा रहा, सऊदी अरब को भी 3 साल के बाद पाबंदी हटा दी गई है और सऊदी अरब को भी असला दिया जा रहा है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि आज के जो मुज़ाकरात हैं, हमास ने उनमें शिरकत करने से इनकार किया। हमास का प्रिंसिपल स्टैंड ये है
कि हम तैयार हैं, लेकिन हम तैयार हैं जो बाइडन ने एक अमन मुआहिदा पेश किया था 31 मई को, उसके लिए हम उस फार्मूले के तहत उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं जी। अब्दुल मालिक सवाल दिए कि इस्माइल हनिया के बाद हमास के जो लीडर बने, तो क्या उन्हें जो अहले गज़ा हैं या फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी हमायत हासिल है? क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि वो नहीं चाहते कि इतने एक्सट्रीम माइंडसेट के जो एक साहब हैं वो ये कुर्सी संभालें। देखिए, ये बहस वहाँ पे हुई, 2 से 3 दिन हमास की शूरा का इजलास हुआ और बड़ा डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है हमास की क़यादत को सेलेक्ट करने का और इलेक्ट करने का। ये सारे सवालात उठाए गए। 7 अक्टूबर तूफानुल अक्सा जो ऑपरेशन है उसका सारे का सारा क्रेडिट अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो याहिया सिनवार हैं, और ये कहा जाता है कि वो एक खौफ की अलामत हैं और इसराइल के लिए बराह रास्त थ्रेट हैं। उन्हें खान यूनस का कसाब तक कहा जाता है, वो मोस्ट वांटेड आदमी है। तो हमास को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मज़ाहमत की अलामत बनता, जो हार्ड लाइनर होता। आपने याहिया साहब का जिक्र किया है जो हमास के नए सरबराह हैं, ये नाजरीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 22 साल याहिया सिनवार इसराइल की कैद में रहे, 22 साल उन्होंने जंग हिस्सा रहे, कैद काटी है, और उसके बाद वो इब्रानी ज़बान जानते हैं, वो एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रखते हैं और उनका मलेशिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब यहाँ पर जिस माहिदे की बात हो रही है, हार्ड लाइनर के बावजूद दोनों चीज़ें, वो कहते हैं कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। एट द एंड ऑफ द डे तमाम जंगों का कंक्लूजन टेबल पर आकर निकलता है। 20 साल अफगानिस्तान में जंग हुई, दुनिया सारी एक तरफ थी, तालिबान एक तरफ थे, स्टिल टेबल टॉक हुई, एक एग्रीमेंट हुआ और जंग का इख्तिताम हुआ। यहाँ पर जो बाइडन का फार्मूला है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स थे उस फार्मूले के बाइडन के, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा और हमास आज भी मानने के लिए तैयार है, और ये वाहिद कंक्लूजन है जिस पे अमल हो सकता है। पहली चीज़, 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी कर दी जाए, जितने कैदी हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रिहा कर दिया जाए दोनों साइड से, और गजा से इसराइली फौज का इनखला हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि मुस्तकिल जंग बंदी के लिए डायलॉग हो और बाकी जितने कैदी रह जाएं वो भी रिहा कर दिए जाएं। और तीसरा स्टेप ये है कि गजा के अंदर तामीर नौ का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जो तबाही हुई है, जो खंडरात हैं, उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए। तो इस प्रोसेस के लिए हमास तैयार है। लेकिन जहां तक जंग की बात कर रहे हैं, अभी एक चीज को इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, वो हिजबुल्लाह की कैपेसिटी है। मैं सिर्फ एक रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। 2006 के अंदर हिजबुल्लाह ने 8 इसराइली फौजियों को हलाक किया और 2 को यरगमाल बना लिया। 34 दिन इसराइल की और हिजबुल्लाह की जंग चली। 34 दिन तक इसराइल हिजबुल्लाह को झुका नहीं सका, अपने बंदे नहीं रिहा करवा सका। 14 अगस्त का दिन था, 2006 थी का साल था, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई और उसके बाद कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों साइड से सीज फायर हो गया। अब अगर ईरान अटैक करता है तो देखना यह है कि उस अटैक के बाद इसराइल किस तरह से रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है। ये हमास पॉपुलर है, याहिया सिनवार पॉपुलर हैं, मॉरल स्टैंड ईरान का बहुत स्ट्रांग है, और ये नहीं हो सकता कि आप इसराइल को जहरियत से ना रोकें और ईरान को सिलेंडर करने की बात करें। खत्म हो गया कि कोई बड़ी जंग देख रहे हैं या सीज फायर हो जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि ये जंग तो अब लाजमी होगी। इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर बात की जा सकती है, ये बड़ा कबल वक्त है। अगर तो इसराइल ने सेगमेंट जो है ना वो इसी पे कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर इसराइल ने बाइडन के पीस एग्रीमेंट को तस्लीम कर लिया और एज इट इज इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम एक जंग से बच जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि जहां ईरान तैयारी कर रहा है वहां इसराइल भी तैयारी कर रहा है जंग की। ठीक है, फैसला यानी कि इसराइल के हाथ में कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी। जवाब का इंतजार होगा। अगर ईरान अटैक करता है तो उस अटैक के बाद इसराइल खामोश हो जाएगा या इसराइल उससे बढ़कर जवाब देगा, और अगर बढ़कर जवाब देगा तो फिर जंग नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान खान साहब, आपने वक्त दिया जिसने पाकिस्तान को।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जो पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर दिखाई दे रही हैं। सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो स्पीड इतनी कम है कि डाउनलोडिंग करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से कारोबारी लेन देन में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा वो परेशान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 23 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स काम करते हैं और 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाते हैं। मुल्क भर में मोबाइल सोशल मीडिया सर्विसेज से मुतालिक इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी वॉल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसकी वजह से सर्विसेज मुतासर हो रही हैं, मगर इस हवाले से किसी भी हुकूमती इदारे की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है, ये माहिरीन से पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये तमाम तर जो स्पीड स्लो हो रही है, सोशल ऐप्स नहीं चल रही, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। केबल क्वालिटी, डिजिटल ट्रैफिक का बढ़ना, मौसमियाती तब्दीलियाँ इंटरनेट सर्विस को मुतासर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। उधर कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मामले का नोटिस ले लिया है और PTA को 21 अगस्त तक सोशल मीडिया सर्विसेज में रुकावट की वजूहात सामने आने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारी गेस्ट मौजूद जी बिल्कुल, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं सदफ हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा जी कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज शदीद मुतासिर दिखाई दे रही हैं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में है या दूसरे ममालिक में भी ये सर्विसेज इतनी ही मुतासिर है आजकल? नहीं, ये बड़ा नेशनल लोकलाइज्ड मसला है और आई थिंक जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और फायरवॉल के हवाले से स्पेसिफिकली जो सेनेट की कायमा कमेटी में और जो पार्लिमानी कायमा कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग्स के हवाले से बातचीत हो रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो रेगुलेटरी इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम ही वो वजह है जिसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है, जो इंटरनेट की क्वालिटी है पाकिस्तान में, वो मुतासर हो रही है। ग्लोबल आउटरेजेस ज़ाहिर है होती रहती हैं मुख्तलिफ सर्विसेज में, लेकिन वो कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं होती और वो यूनिवर्सली इफ़ेक्ट नहीं करती इस तरह इंटरनेट की स्पीड पे। पाकिस्तान में जो मामला है अक्रॉस द कंट्री आप देख रहे होंगे कि स्पीड हर वेबसाइट के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो आपकी मैसेजिंग ऐप्स हैं, जो आपकी कॉलिंग ऐप्स हैं, सब ही यूनिवर्सली मुतासर हो रही हैं। तो ये वाज़े है कि ये एक नेशनल मामला है। नेशनल मामला है। ये कहिएगा कि बिल्कुल ये इतलात हैं, ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत एक फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म जो है बनाया जा रहा है बाकायदा तौर पर फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। तो ये कहिएगा कि क्या ये यहीं तक महदूद रहता है या इसके मज़ीद कोई नुकसानात भी सामने नज़र आएंगे? और दूसरा ये कि क्या इंटरनेट सिर्फ जब तक ये फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है उस प्रोसेस तक ही स्लो रहेगा, बाद में नॉर्मल स्पीड हो जाएगी इसकी? नहीं, ज़ाहिर है देखें, जो फायरवॉल होती है, कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगता है, आप अगर इसको आप नॉन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप समझ लें, आप पानी में से भी अगर फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजारेंगे, किसी भी चीज़ को जब आप फ़िल्टर करेंगे तो एक प्रोसेस सेट होगा। इंटरनेट भी जब फ़िल्टर होके एक प्रोसेस से आएगा, तमाम कंटेंट एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम से गुजरेगा, तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड मुतासर होगी। अभी ये लगता यही है क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल चीज़ हमारे साथ शेयर नहीं हुई। जो भी खबरें आ रही हैं वो अननेम्ड सोर्सेज की जानिब से आई हैं, हाईली प्लेस्ड अननेम्ड सोर्सेज, ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं हुआ। लेकिन जो भी ये कंटेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जब ये इन प्लेस होगा तो ये एक एडिशनल स्टेप हेड होगा। एक क्यू बनती है, उसके अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं वो उस क्यू के अंदर से गुजरेगी। कंटेंट जो है वो एक डीप पॉकेट इंस्पेक्शन उसकी होगी, उसके बाद वो सार्फिन तक पहुंचेगा। सदफ साहिबा, अभी ये जो स्पीड स्लो हुई है ऐप्स की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप VPN यूज़ करें। VPN मुख्तलिफ किस्म के VPNs हैं, वो यूज़ करेंगे तो ये स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो VPN के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आपकी प्राइवेसी नहीं है, वो आपका तमाम डेटा जो है वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी सारी उनके पास जा सकती है। तो इज़ इट ट्रू या फिर ये सिर्फ बातें हैं? देखिए, VPN आप किस तरह का इस्तेमाल करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे VPNs हैं जो बहुत सिक्योर हैं। VPNs आप सब्सक्राइब लेते हैं, VPN आप
फ्री इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जब भी आप कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे अवाम के अंदर और हम लोगों के अंदर जेन्युइनली इतनी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि वो फाइन प्रिंट पढ़ सकें या देख सकें कि जो चीज़ें या सर्विसेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। कुछ VPNs डेफिनेटली ऐसे होंगे या कुछ सर्विसेज डेफिनेटली ऐसी होंगी कि वो आपकी डेटा को या आपकी डिवाइस को अफेक्ट कर सकती हैं, या कोई वायरसेस हों या जो कोई एक मालवेयर हो जो अपने आप को डिस्गाइज कर रहे होंगे एज VPNs। लेकिन बहुत सारे VPNs ऐसे भी हैं जो वाकईतन बहुत सिक्योर हैं, स्पेशली अगर आप पेड VPN सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऐसे भी हैं जो आपको आपकी स्पीड भी बेहतर दे सकेंगे या आपको उन सर्विसेज तक रसाई दे सकेंगे। ठीक है जी, आप सर्कमवेंट आप कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की फिल्ट्रेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा VPN इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सदफ खान साहब, ये कहिएगा कि आसान अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन को समझाया जा सके इस सारी सिचुएशन से मुतल्लिक, हुकूमत है उसने फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है, उसके लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना है, वो काम भी ज़रूरी है। लेकिन जब वो काम हो रहा है तो ऐसे में आम आवाम को मुश्किलात का सामना है, बिलखसूस IT से या ऑनलाइन जो लोग फ्रीलांसर काम करते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो मुतासिर हो रहा है। तो ये कैसे, क्या कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आवाम भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश? देखिए, जहाँ तक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की बात है, कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने एक फायरवॉल लगा दी, आपने कोई टेक्निकल चीज़ लगा दी जिसके ज़रिए फेक न्यूज़ फ़िल्टर हो जाए। फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, या उसके अंदर कोई टैग लगा हुआ तो नहीं आता कि हुकूमत एक फायरवॉल लगा देगी और वो चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी। दिस इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट सॉल्यूशन, अगर इसको कोई सॉल्यूशन कहा जा रहा है। जो सॉल्यूशंस दुनिया भर में मौजूद है और जो सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज़ ओनली एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करना, दैट इज़ द ओनली थिंग जो सॉल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट हो सकती है। इस तरह के जो अब आप सिस्टमेटिक इक़दाम उठाते हैं कि आवाम तक इंफॉर्मेशन की रसाई को जब आप बैन करना शुरू हो जाएं या उसके ऊपर कोई फिल्ट्रेशन लगाना शुरू हो जाएं, देयर इज़ नो वे कि आप इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल तरीके से इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कोई तफरीक पैदा कर सकें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जाहिर है जब भी कोई आप फिल्ट्रेशन तो साहिबा, अभी फ्रीलांसर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो लोग हो रहे हैं फ्रीलांसर्स हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्स की तो $500 मिलियन से ज़्यादा वो लोग कमाते हैं और 23 लाख से ज़्यादा लोग ये हमारे मुल्क में मौजूद है जो फ्रीलांसर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि उनके लिए कोई आइडिया कि वो किस तरह से इन हालात से उतर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने कुछ चीज़ें देखी जिसमें बहुत परेशानी हुई देखकर कि जिन कंपनीज़ के साथ वो बैरूनी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, ये जो इंटरनेट का मसला हुआ, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए कि आपके मुल्क में ये बहुत मसाइल हैं तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। देखें, आइडियाज़ जहाँ तक हैं, लोग ज़ाहिर है जो फ्रीलांसर्स हैं वो पेड VPNs का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे स्टॉप गैप सॉल्यूशंस हैं। मसला ये है कि जब आपके मुल्क में इस तरह की रेगुलेशंस लाई जाती हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लाई जाती हैं, तो ग्लोबली आपके मुल्क का जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। पाकिस्तान का कंपेटिटिव एक्ट जो ग्लोबल फ्रीलांसर्स मार्केट में या ग्लोबल IT इंडस्ट्री में सिर्फ हमारी प्राइजेज़ हो सकता है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों के अंदर बहुत वाइब्रेंट IT इंडस्ट्री और IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और उनकी रेप्यूटेशन IT स्टेबिलिटी के हवाले से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जो ये हमारे पास वैसे ही इंटरनेट शटडाउन्स का मसला बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद था, और अब जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस का इशू है, इंटरनेट स्पीड्स का मसला है, X की बंदिश है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश, व्हाट्सएप का ना चलना, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं कि जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसका जो एतमाद है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री सर्विसेज की प्रोविज़न के ऊपर वो ख़त्म होता जा रहा है। सो अगर आप लोकली बैठकर कोई भी कोई आप हैक्स लगा लें या अपनी तरफ से आप कोशिश कर लें, अगर ग्लोबल जो आपकी फाइवर्स हैं या जो बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनका एतमाद आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो लोकली फ्रीलांसर्स बेचारे अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर लें या जो भी काम कर लें, उनके ऊपर लोगों का आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है, तो उनकी वो कोशिशें उतनी कारआमद साबित नहीं हो सकती, वो एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो द सॉल्यूशन लाइज विद द गवर्नमेंट के वो एतमाद जो इन्वेस्टर्स का भी, आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, उसमें टेलीकॉम की कंपनीज भी हैं, उसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज भी हैं, उनमें बैंक्स भी हैं,
हैं। इन्वेस्टर्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान और जो फ्रीलांसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं बट रेवेन्यू रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर ला रहे थे बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो भी अब ये एतमाद ख़त्म होने की वजह से वापस जा रहा है। सो इन दी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के ऊपर जब तक कंपनीज़ का, क्लाइंट्स का, वेबसाइट्स का एतमाद बहाल नहीं होगा, इंडिविजुअल्स अपनी कोशिश करके वो एफिशिएंसी नहीं फराहम कर सकते, क्योंकि लोग, क्लाइंट्स आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और जाहिर है फिर वो उनको अपना काम कराना है। वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तो नहीं बैठे कि वो आउट ऑफ द वे जाके, जब उनके पास बेहतर रीजन के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, वो आपको क्यों काम देंगे। So बिल्कुल। अच्छा सदफ खान साहब, अब जैसे ये एक एसोसिएशन है जी, वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनके स्टैट्स हैं, इन्होंने बताया जी कि 30 से 40% जो है वो स्लो डाउन जब हुआ है इंटरनेट, उसकी वजह से बिजनेस भी मुतासर हुआ है। तो लोग यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि वो किसी और मुल्क में जाकर वहाँ से ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो अब आपको क्या लगता है कि जो IT से मुंसलिक हैं लोग या जो मेजर कंपनीज हैं उनके पास क्या यही एक ऑप्शन रह गया है? अनफॉर्चुनेटली लग तो यही रहा है आप और ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये अनफॉर्चुनेटली ऐड करता है उस ट्रेंड में जो पाकिस्तान में एक ब्रेन ड्रेन का ट्रेंड था। अब यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रेन भी आपको नज़र आएगा। इस साल के अगर आप जो इमिग्रेशन के फिगर्स थे वो भी आप निकाल के देखें तो पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेटली अमंग द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट कंट्रीज जहाँ से आपके एजुकेटेड क्लास बाहर गई है। अब आपको खुद जो आपने फैक्ट बताया है, आपको ये भी लग रहा है कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी बिग कंपनीज या इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रही थी, तो जो आपकी सारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबका आउटफ्लो इज़ लिंक्ड बैक टू द इन्वायरमेंट। आपका जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, इसका हल यही है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए हर सूरत, ताकि लोग दूसरे मुल्क जाने की बजाय अपने मुल्क में रहकर काम करें और सारा मुबादला जितना भी है वो हमारे मुल्क को मिले। बहुत शुक्रिया जी, सदफ खान साहब मौजूद थी और वो बता रही थी कि इंटरनेट के हवाले से सहूलियात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। अब एंटरटेनमेंट से मुतालिक एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं और ये कि 20 दिसंबर को ये बाकायदा तौर पर एक मूवी सिनेमा में रिलीज़ होने जा रही है, मुफासा द लायन किंग इस मूवी का नाम है जी, और इसका बड़ा ही दिलचस्प बिल्कुल इसका ट्रेलर भी आया है, तो देखते हैं। ट्रेलर आगे, पहले वो देख लेते हैं। वेरी नाइस, मुफासा द लायन किंग, और ये इसका सीक्वल जारी कर दिया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है जी, मुफासा की जो आवाज़ है ना, जो वॉइस ओवर किया गया वो शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राहम, ये उनकी आवाज़ है। बिल्कुल उन्होंने अपना डेब्यू दे दिया है एक आवाज़ की सूरत में कि वो ये उनकी आवाज़ सामने नजर आएगी, आपको सुनाई देगी। बिल्कुल ये डब वर्जन है और ये अभी ट्रेलर में भी हम यही देख रहे थे कि हिंदी डब है ये। बिल्कुल हिंदी में इनको डब किया गया है। और अच्छा, ये जो शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे हैं, ये उनकी आवाज़ है, जो छोटा जब बेबी दिखाया गया ना मुफासा, तो आवाज़ अब्राहम की है, लेकिन जब वो जवान हो जाते हैं तो किंग खान उसकी, मतलब शाहरुख खान खुद अपनी आवाज़ से उसको करेंगे। बताया तो यही जा रहा है डब। और जो उनके बेटे आर्यान हैं वो सिम्बा को आवाज़ जो है वो आर्यान दे। अच्छा जी, जो शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे हैं जी अब्राहम, अभी ये तस्वीर भी आप उनकी देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, ये उनका बाकायदा से अब डेब्यू हुआ है और डेब्यू उन्होंने वॉइस ओवर से किया। बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी क्यूट मैं हमारा क्यूट आवाज़ है और बिल्कुल टैलेंट तो पूरा है जी। का एक वीडियो क्लिप ना वायरल हुआ था एक सोशल मीडिया पे, मैं वो देख रहा था जिसमें ये इब्राहिम एक प्ले कर रहा था, एक थिएटर में एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा था। अब्बा का फिर वो सारे और बिल्कुल शाहरुख खान सामने बैठ के देख रहे थे एंड शाहरुख खान वाज क्राइंग व्हाइल वाचिंग, उनकी आंखों में आंसू थे और उनको वो देख रहे थे कि उनके बेटे खुशी के आंसू। वेरी नाइस। आने वाले वक्त के शाहरुख खान, आने वाले वक्त का मुझे शाहरुख खान दिखाई दे रहे हैं छोटे वाले बेटे में। बड़े वाला बेटा भी अच्छा है लेकिन छोटे वाला बेटा ज़्यादा शाहरुख खान से मिल रहा है। तो चलेंगे, हमारा उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।